हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक हो गए, मज़े में होंगे। और मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनिक का SN1 और SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन की बात यहीं आके ख़त्म नहीं होती। SN1 और SN2 की बात यहीं आके ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और आती है, जैसे कि मान लो सोलवेंट। मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियोफाइल एक शेयर है, टाइगर है ना। टाइगर क्या करता है? 2 कदम पीछे लेता है और उसके बाद अटैक करता है। 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद अटैक करेगा, ठीक है। लेकिन टाइगर को अटैक करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए जगह कौन प्रोवाइड करता है? भाई, जितनी बड़ी जगह होगी टाइगर उतनी स्पीड से आके भाग के और सामने वाले पर अटैक कर सकेगा। टाइगर क्या करता है बेटा? थोड़ा पीछे जाता है और फिर उसके बाद अटैक करता है। तो ये जो जगह है, ये जगह कौन प्रोवाइड कराता है? ये जगह प्रोवाइड कराता है SN1 और SN2 के न्यूक्लियोफाइल को। कौन? सॉल्वेंट। कौन प्रोवाइड करवाता है? सॉल्वेंट। तो आइए अपन अब आगे पढ़ते हैं सॉल्वेंट के बारे में। क्या पढ़ते हैं? सॉल्वेंट के बारे में। थोड़ा फैन ऑफ कर देते हैं, थोड़ी आवाज़ में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, आई थिंक अब आवाज़ सही होगी। तो अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा? सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट सबसे पहले 2 तरीके के होते हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। और पोलर भी 2 तरीके के होते हैं, प्रोटिक और अप्रोटिक। अभी पूरे सही ढंग से पढ़ेंगे। और ये सॉल्वेंट किस तरीके से हेल्प करते हैं SN1 और SN2 में, अपन को ये देखना है बेटा। जब आप NCERT खोल के पढ़ोगे ना तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि NCERT में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और बस मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने उसको बिल्कुल सिंपली वे में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। SN1 SN2 के बाद अपन एक बार SN1 की बात फिर कर लेते हैं कि SN1 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या था? RX था। और RX को 2 स्टेप में एक RDS था, जिसको क्या बोलते थे? स्लो था। कार्ब कैटायन बन के क्या बना था? X- बना था, स्टेप नंबर 1। और स्टेप 2 में मेरे पास कार्ब कैटायन था और उसकी रिएक्शन मैंने न्यूक्लियोफाइल से करवाई। और न्यूक्लियोफाइल से करके क्या बन गया बेटा? RNU बन गया, RNU, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि इसने जो अटैक किया होगा, या तो फ्रंट अटैक किया होगा या बैक अटैक किया होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री से देखते हैं तो फ्रंट अटैक या बैक अटैक किया होगा तो मैंने बोल दिया 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन, ये मैंने बोला है। लेकिन जब SN2 की बात करता हूँ, बेटा रिवीजन है ना, SN2 की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ साहब, जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, वो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है बैक साइड। कहाँ अटैक किया है? बैक साइड। और बैक साइड करके वहाँ कोई भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। वहाँ पर एक स्टेट बनी जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट जो बनी होगी उसमें क्या होगा? एक बॉन्ड टूट रहा होगा और एक बॉन्ड क्या होगा बेटा? बन रहा होगा। इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? TS बोलते हैं। और इसको TS बोलते हैं। तो इसने ओनली एक तरफ से अटैक किया, तो इसमें 100% RNU तो बना ही होगा। और 100% क्या हुआ होगा? इन्वर्जन हुआ होगा। 100% क्या हुआ होगा? इन्वर्जन हुआ होगा। और 100% इसमें इन्वर्जन हुआ है तो इसमें एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, जो आपकी NCERT में भी लिखा होगा। आप देखोगे कहीं ना कहीं एक छोटा सा लिखा होगा, वॉल्डन इन्वर्जन बोलते हैं। तो ये पूरी कहानी थी SN1 और SN2। अब ये शेयर है, इस शेयर को ग्राउंड कौन प्रोवाइड करेगा? वो है सॉल्वेंट। आओ सॉल्वेंट के बारे में पढ़ते हैं। सॉल्वेंट के बारे में पढ़ने से पहले इसको रब करना पड़ेगा। और डस्टर कहाँ है अपना? चलो बेटा, टॉपिक डालो सॉल्वेंट या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या क्या इफेक्ट होता है अपन देखें। तो मैं सॉल्वेंट की बात करूं तो जो सॉल्वेंट है वो 2 टाइप्स का होता है। सॉल्वेंट कितने टाइप का होता है बेटा? 2 टाइप का होता है। एक तो होता है पोलर सॉल्वेंट और एक होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। समझना बेटा, अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करूं जिसका म्यू क्या हो? नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब जिसका डायपोल मोमेंट 0 ना हो उसको क्या बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट। और जिसका डायपोल मोमेंट कितना हो बेटा? 0, उसको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट मेरे को कुछ करना ही नहीं है। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि मान लो CCl4 मान लो, CH4 मान लो, है ना। इसका मेरे पास काम नहीं है। SN1 SN2 में मेरा काम नहीं है। SN1 SN2 में जो भी काम पड़ेगा वो किसको पड़ेगा? पोलर से काम पड़ेगा। किससे काम पड़ेगा? पोलर से काम पड़ेगा। अब पोलर भी 2 तरीके होते हैं।
एक तो होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर अप्रेटिक, है ना। तो एक तो होता है बेटा प्रोटिक, प्रोटिक इसको पूरा लिख लेते हैं, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और अगर इसको प्यार से बोले तो उसको बोलेंगे पीपीएस। क्या बोलेंगे बेटा? पीपीएस, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और एक होता है बेटा एप्रोटिक, एप्रोटिक। और एप्रोटिक को अगर प्यार से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पीएएस, है ना, पास। पीपीएस और पीएस, है ना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट और पोलर अप्रोटिक सोलवेंट। अगर पोलर प्रोटिक सोलवेंट की बात करूं तो मैं डायरेक्ट हिंट लिख सकता हूं इसमें कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट की हिंट क्या होगी? जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो। ये पहले ही बताया था मैंने। जैसे कि मान लो H2 CH3OH, है ना, और भी हो सकता है COOH RCOOH, और भी हो सकता है बेटा, बहुत सारे हो सकते हैं। ETC लिख देते हैं अपन तो। एप्रोटिक सोलवेंट जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं हो। बेटा ये किसकी हिंट है? अभी बोलो सर क्या लिख पा रहे हो ये व्हाट्सएप वाली इंग्लिश ना? बेटा ये हिंट है, कोई किताबी लैंग्वेज थोड़ी है, ये तो एक्सपीरियंस ही है ना। एक्सपीरियंस से आता है बेटा ये सब चीज़, है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, इधर उधर किसी की वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कोई टीचर पढ़ा देता है, तो हमें तो ये टीचर ने पढ़ाया था किसी टाइम, इसलिए पता है, ठीक है। तो इधर देखो, तो जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं हो, जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा नहीं है उसको क्या बोलेंगे? अप्रोटिक बोलेंगे। जैसे कि मान लो ROR, अगर ROR की बात करूँ तो इसमें कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर कहीं भी वो बात नहीं है। अगर मैं बोलूँ एसीटोन, एसीटोन मतलब एसीटोन, है ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एसीटोन, एसीटोन। और अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा? DMS, DMSO, DMSO ऐसा होता है। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। और एक और होता है बेटा, इसमें होते तो बहुत सारे लेकिन अपन लिख लेते हैं जितने काम आ रहे हैं। DMF होता है डाइमिथाइल फॉर्मएमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मएमाइड मतलब COOHMME। ये बेटा ये एमाइड ग्रुप है, ये वाला कौन सा ग्रुप है? एमाइड ग्रुप है, डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल फॉर्मएमाइड, है ना। बेटा ये लिखो आप सॉल्वेंट के बारे में, फिर बताते हैं भाई प्रोटिक सॉल्वेंट किसको सपोर्ट करता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको सपोर्ट करता है, किस किस तरीके से सपोर्ट होता है ना, अपन सब चीजें देखें। बेटा ये लिख लो पहले। ठीक है बेटा, अगला टॉपिक डालते हैं। अब ये तो अपना काम का है ही नहीं बेटा, है ना, यहाँ ये वाला कुछ काम का नहीं है, अपन इस पे डालते हैं। इसमें और भी हो सकता है बेटा, ETC और भी हो सकता है। इसका डायपोल मोमेंट कितना हो बेटा? 0, ठीक है। तो अब अपन डालते हैं कौन सा किस पे इफेक्ट पड़ेगा, देखना बेटा।
समझने की कोशिश करना। मैं बोलता हूँ रेड पेन कहाँ है, मैं बोलता हूँ टीपीएस लिख लेते हैं फुल फॉर्म। टीपीएस मतलब शॉर्ट फॉर्म। टीपीएस मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर SN1। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है? SN1 को फेवर करता है। भाई समझने की कोशिश करना, ब्लू पेन लेके आते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। सॉल्वेंट अभी समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत देगा। देखना बेटा, मेरे पास क्या है? RX है। क्या है? RX। ठीक है, RX। अब आपको पता है यहाँ पर इस पे क्या रहता है? डेल नेगेटिव रहता है, इस पे क्या रहता है? डेल पॉजिटिव रहता है। समझना भाई। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या रहता है बेटा? मान लो अपन H2O लेते हैं। क्या लेते हैं? H2O लेते हैं। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H2O में अगर मैं H2O की बात करूं, H तो ये तो डेल नेगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव, और ये डेल पॉजिटिव होगा क्या? नहीं होगा। हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन पे कितना होगा? डेल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की तुलना में बहुत ज़्यादा है ना, उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है और अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल नेगेटिव होगा और यहाँ पर डेल पॉजिटिव होगा। ठीक, तो ये जो सॉल्वेंट है H2 जो मैंने लिया है, H2 जैसे ही मैंने लिया है ना, तो इसके पास प्लस वाला भी है और इसके पास नेगेटिव वाला भी है। अब सॉल्वेंट का मतलब ये थोड़ी मैंने H2 का एक मॉलिक्यूल डाल दिया होगा। सॉल्वेंट का मतलब तो क्या है? जो जगह प्रोवाइड करवा रहा है, मतलब मैंने उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल डाले होंगे, तभी तो वो सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मतलब जो किसी को घोल ले, है ना। तो मान लो मैंने क्या किया, इसमें बहुत सारे H2 के मॉलिक्यूल डाले और H2 के मॉलिक्यूल में H प्लस भी है और माइनस भी है। तो प्लस वाला समझना, H प्लस ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। ये वाला इसको इधर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ, है ना। और ये क्या कर रहा है यहां पर? समझना बेटा, एक तरफ से तो इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है? H प्लस अट्रैक्ट कर रहा है ना, किसको? X माइनस को। जहां माइनस था वहां आके प्लस अट्रैक्ट कर रहा है, और जहां इसके प्लस था वहां आके इसे कौन अट्रैक्ट कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। उसने कि इधर आ, 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 हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। एक इसको उधर खींच रहा है, एक इसको इधर की तरफ खींच रहा है, और ये कुछ ऐसी लड़ाई करवा रहे हैं, और बीच में से क्या हो रहा है? बॉन्ड का विदलन। बॉन्ड विदलन मतलब बॉन्ड टूट रहा है ना। बॉन्ड क्या हो रहा है बेटा? टूट रहा है। अब बॉन्ड टूट जाएगा, तो बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा? समझना, बॉन्ड टूटने के बाद अपन को यहाँ पर मिलेगा R प्लस, बॉन्ड टूट गया था, और यहाँ क्या मिलेगा बेटा? X माइनस। अब इस R प्लस को ये R प्लस को बेटा जो ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल होगा वो अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करके चारों तरफ से घेर लेगा, है ना बेटा। इस तरीके से चारों तरफ से घेर लेगा, इस तरह से चारों तरफ से घेर लेगा, और इसको बोलेगा शांत रहे बेटा, शांत रहे, कोई बात नहीं, X चली गई तो कोई बात नहीं, X चली गई तो अब न्यू आएगी। न्यू मतलब न्यूक्लियोफाइल आएगी, है ना। जब तक न्यू नहीं आएगी तब तक हम तेरा ख्याल रखेंगे। कौन बोलता है? H2 के मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि जब तक कोई न्यू तेरी लाइफ में नहीं आएगी तब तक हम क्या करेंगे? तेरा ख्याल रखेंगे, है ना। न्यू मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव। और इधर जो X है, X को भी ये सांत्वना दे रहे हैं, उसने कि यार कोई बात नहीं, होता रहता है। और क्या नाम से जो अपना जो कार्बोकेटायन था, हमें तो पहले से ही पता था वो तो है ही गलत आदमी, तो अच्छा हुआ तेने तो उसको छोड़ दिया, अच्छा हुआ तेने तो उसको छोड़ दिया। यहां पर बेटा बार बार डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना ना, भावनाओं को समझ लेना। यहाँ पर ये इसको इस तरीके से घेर के रखता है, वो उसको उस तरीके से घेर के रखता है। वो पॉजिटिव था तो वाटर ने क्या किया? उसका नेगेटिव वाला चार्ज लिया है, और ये नेगेटिव तो वो क्या लिया है? वाटर वाला इधर पॉजिटिव वाला चार्ज लिया है, ठीक है। अब ये इसको इधर घेर के रखता है, और इसको घेर के रखता है तो इसको इधर तो आने देता ही नहीं है,
भाई इसका तो काम ही खत्म हो गया, इसका तो इसने काम ही खत्म कर दिया, इसको तो सल्टा दिया, काम खत्म। इसका तो क्या कर दिया बेटा, काम खत्म, है ना। इसको तो इतना भड़काया इसने कि वो आर पॉजिटिव तो क्या था बेटा, निठल्ला था, है ना, बेकार आदमी था, अच्छा हुआ तेने छोड़ दिया। और इधर आर प्लस को क्या सांत्वना दे रहा है, हम हैं तेरे साथ, जब तक तेरे को न्यू नहीं आए, मतलब न्यूक्लियोफाइल नहीं आए, कोई न्यू तेरी लाइफ में नहीं आए, तब तक हम नहीं जाएंगे। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आया, समझना, जैसे ही नया न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल आते ही ये सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल हट गए और नया प्रोडक्ट बना लिया। वो कौन था, आरएनए, समझना। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है, अगर कोई आदमी किसी से बहुत टाइम तक क्या करे बेटा, जुड़ा रहे, तो थोड़ा सा अट्रैक्शन तो हो ही जाता है, थोड़ा सा अट्रैक्शन तो हो ही जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल जो R प्लस के साथ जुड़े हुए हैं, वो दुआ करेंगे कि कोई न्यू इसकी लाइफ में ना आए, हम इसके साथ रहें, कोई न्यू इसके लाइफ में ना आए, हम इसके साथ रहें। अगर न्यू आ गए तो बॉन्ड बनाना, तो न्यू तो जुड़ेगा सही। अगर मान लो इन केस इसको कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं मिले ना, अगर इसको कोई भी न्यूक्लियोफाइल नहीं मिले ना, तो वाटर क्या करेगा, वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करके इसको किस में चेंज कर देगा। वाटर में क्या होता है, RH प्लस और OH माइनस, वाटर खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करके इसको किस में चेंज कर देगा, ROH में कर देगा। और इसको बोलते हैं सोल्वोलाइसिस। क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइसिस। क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइसिस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये जो वाटर ने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, इसको बोलते हैं सोल्वोलाइसिस। ठीक, तो ये पूरा SN1 के बारे में था, ये पूरा SN1 के बारे में था। यहाँ पर कोई दूसरी बात नहीं है। फिर समझो, वाटर मॉलिक्यूल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको फेवर करता है, SN1 को फेवर करता है। अपन को पता है ये जो RX था, इसमें एक प्लस था एक माइनस था, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में भी क्या होता है, एक प्लस और एक माइनस रहता है। तो इसका माइनस वाला हिस्सा तो प्लस खींचेगा, इसका प्लस वाला हिस्सा माइनस खींचेगा, इसको खींच के तोड़ देगा और दो भागों में तोड़ दे, इसको इधर ये घेर लेगा, इसको इधर ये घेर लेगा, इसका तो काम ही खत्म करवा देगा, तू तो निकल। फिर इससे बातचीत चलती रहेगी, इससे बातचीत चलती रहेगी, भैया तू शांत रहे, हम हैं तेरे साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम तेरा देख रेख करें, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा इसको सांत्वना देगा, और सांत्वना देके चारों तरफ से घेर के रखेगा, जब तक आपके कोई न्यू नहीं आती तब तक काम करते रहो। फिर जैसे ही न्यू आएगी, इससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, आर न्यू बना लेगा। लेकिन ये एक मौके में और रहेगा कि इसको आर न्यू ना मिले। अगर इसको आर न्यू ना मिले ना, तो H2 खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, बना लेगा, ROH बना लेगा, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सोल्वोलाइसिस बोलते हैं। आई बात समझ में, तो SN1 सोल्वोलाइसिस भी कर सकता है। तो देखो इसको फटाफट लिखो।
ठीक है बेटा, तो टीपीएस फेवर किसको, SN1 को करती है। और अगला कौन सा है बेटा, ये आया समझ में, अगला डालो। अगला डालो बेटा, PAS, PS मतलब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है ना, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट फेवर्स SN2। अब समझना होता क्या है, मेरे पास वही RX था, पहले भी RX था, अभी भी RX था, है ना, RX था, वही डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव। अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे कि मान लो मैं एसीटोन लेके आया हूँ, तो एसीटोन में क्या होता है, ओनली डेल नेगेटिव रहता है, डेल पॉजिटिव वाला सीन इसके पास रहता नहीं। अब इसके पास डेल नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल के पास भी क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। और रिपल्शन करने के बाद यहाँ इधर से धक्का लगाता है जोर से, ये पीछे से आके अटैक करेगा, और यहाँ पर इसने रिपल्शन करा होगा, रिपल्शन करते इसकी स्पीड बढ़ी होगी, स्पीड बढ़ी होगी तो यहाँ आके जोर से धक्का लगा होगा। समझो, इसने क्या किया, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, इसने अट्रैक्ट नहीं किया, इस बार क्या लगाया, इसने धक्का लगाया, तो इसने जो सॉल्वेंट ने आके पीछे से जोर से धक्का मारा होगा किसके, न्यूक्लियोफाइल के, और न्यूक्लियोफाइल तेजी से आके फिर न्यूक्लियोफाइल ने किसके धक्का मारा होगा, इसके धक्का मारा होगा। मतलब ये दोनों तो धक्का नहीं मारा होगा। एक बार समझो, जैसे कि मान लो, जैसे समझो, ऐसे समझो, आम भाषा में समझो, मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, समझना, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रख रखा है, और यहाँ पर कोई ब्लॉक पड़ा है, यहाँ कोई ब्लॉक पड़ा है, यहाँ कोई ब्लॉक पड़ा है, और ये नेगेटिव है। चलो अपन इसे लेते हैं, ये नेगेटिव नेगेटिव है, और ये जो ब्लॉक पड़ा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में रिपल्शन किया होगा, तगड़ा रिपल्शन, जिसने इसको इधर, इसने इसको उधर, और जैसे ही धक्का मारा होगा ना, वैसे ही धक्का मार के, मान लो इससे यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ जुड़ा हुआ था ना, छोटा ब्लॉक जुड़ा था, तो ये जैसे ही स्पीड मिली, इसको ये स्पीड मिला के इस पे धक्का मारा होगा, इसने इस पे धक्का मारा होगा, तो ये बॉन्ड टूट गया होगा, ये ब्लॉक टूट गया। धक्का मुक्की वाला काम है भाई, कौन सा काम है, धक्का मुक्की वाला काम। तो पीएस वाला क्या होता है बेटा, धक्का मुक्की वाला काम होता है। तो क्या होता है, ये होता है बेटा क्या, सोलवेंट, ये कौन सा सोलवेंट है, पीएस, और पीएस ने क्या किया होगा, इसको न्यूक्लियोफाइल को क्या होगा, रिपेल, क्या किया होगा, रिपेल, और जैसे इसने रिपल्शन किया होगा, रिपेल किया होगा, रिपेल में इसका धक्का लगा होगा, ये धक्का किसने मारा होगा, इसने कहाँ मारा होगा, R+ पे जाके मारा होगा, और R+ पे मारते ही ये बॉन्ड क्या हो गया होगा बेटा, टूट गया होगा। मतलब एक टाइम तक ये बॉन्ड बन रहा होगा और ये बॉन्ड टूट रहा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से जो अपन ने पहले भी देखा है, ये बॉन्ड धक्का पड़ते ही टूट रहा होगा, और ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, इस टाइम पे बन रहा होगा, है ना, इसी को ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। तो ये वाली कंडीशन किसमें होती है बेटा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, किसमें, SN2 के साथ होती है। आई बात समझ में। अगर मान लो आप बोलो सर अगर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो, तो जैसे कि मान लो मैंने क्या ले लिया, न्यूट्रल ले लिया, जैसे NaOH ले लिया, क्या ले लिया, NaOH, NaOH तो न्यूट्रल ही तो है, NaOH तो न्यूट्रल है। अगर मैंने न्यूट्रल ले लिया तो फिर क्या होगा, तो मैं बोलता हूँ आपको ये तो पता है ना बेटा, NaOH किसमें टूटता है, Na+ में और OH- में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, इसको Na+ को चारों तरफ से घेर लेगा, Na+ को चारों तरफ से घेर लेगा, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि इसके पास तो क्या है, पॉजिटिव है, और इसके पास क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो ये इसको इस तरीके से घेर लेगा सब तरफ से, है ना, ये इसको सब तरफ से घेर लेगा, और इसको सब तरफ से घेर लेगा, समझना, ये इसको सब तरफ से घेर लेगा, और सब तरफ से घेरने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर आके इसको धक्का भी मार देगा, यहाँ आके इसको धक्का भी मार देगा, यहाँ आके इसको धक्का भी मार देगा, है ना, ऐसी टोन है बेटा ये। और यहाँ आके इसको, यहाँ पर माइनस था, उसको रिपेल भी कर देगा। तो बेटा दोनों काम कर लेगा। न्यूट्रल में भी क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको तो क्या कर लेगा, अपने पास रख लेगा, और नेगेटिव को धक्का मारेगा, और ये नेगेटिव धक्का मार के कहाँ जाएगा, ये नेगेटिव जैसे धक्का मारेगा, इसको दूसरा साथी चाहिए, और साथी कौन है, पॉजिटिव वाला, और ये पॉजिटिव पे धक्का मारेगा, पॉजिटिव धक्का मारेगा तो X- निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो ये पूरी कहानी किसकी है, PAS की। किसकी कहानी है, PAS की। लिखो इसको भी, बनाओ।
ठीक है बेटा, आपने समझ लिया होगा। अब SN1 और SN2 के लिए एक टेबल बना रखी है, एक छोटी सी टेबल बना रखी है अपन। वो छोटी सी तो नहीं है बेटा, बड़ी सी है ना। वो टेबल बनाना जरूरी है, वो बनाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उस टेबल को अपन अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसको आप बना लेते हैं ना, उसको बना लेते हैं और 2 4 5 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बेटा। सबसे खतरनाक टॉपिक जो था ना वो खत्म हो चुका है। सबसे खतरनाक टॉपिक यही था, है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 और SN2। और मेरी मानो तो मैं तो ये बोलता हूँ कि पूरी ऑर्गेनिक में सबसे खतरनाक यही लगता है मेरे को, है ना। बच्चों को जो सबसे डिफिकल्ट लगता है ना वो ये टॉपिक लगता है। ठीक है, मैं भी तो बच्चा था ना किसी टाइम से। तो अपन को पता है कि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन क्या है, RX प्लस NU, है ना बेटा। जनरल रिएक्शन लिखा रहा हूँ मैं, तो क्या बन जाएगा, RNU प्लस X माइनस, है ना, ये बन जाएगा ना बेटा। ठीक है, अब इसमें एक टेबल बना रखी है। टेबल देखते हैं, टेबल क्या है। NCERT में दे रखी है बेटा टेबल। यहां लिख रखा है उसने रिएजेंट, यहां लिख रखा है उसने न्यूक्लियोफाइल न्यू, यहां लिख रखा है उसने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट पता है ये है ना। और यहां लिखा हुआ है क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट। भाई मेन प्रोडक्ट क्या क्लास है, ये सारी चीजें उसने लिख रखी है और ये चीजें अपन बनाने वाले हैं। पहला है रिएजेंट NaOH हो या KOH हो। NaOH और KOH होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा बेटा मिलेगा OH माइनस, क्या मिलेगा, O माइनस। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल, ROH। और इसका क्लासिकल प्रोडक्ट क्या है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, एल्कोहल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल। तो बनने वाला क्या है, एल्कोहल। ठीक है, अगला है, अगर मेरे पास क्या हो रिएजेंट H2 मतलब वो देख लो SN1 में क्या हो बेटा, H2 होगा तो क्या होगा, सोल्वोलाइसिस, है ना। सोल्वोलाइसिस मतलब कुछ नहीं मिलेगा तो बेचारा वो H2 खुद ही रिएक्ट करेगा। तो सोल्वोलाइसिस में क्या देगा बेटा, H2, और H2 रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ROH ही बनता है। क्या बनता है, ROH ही बनता है। और ROH बनता है तो ये भी क्या है, एल्कोहल। देखना बेटा ये कौन सा है, ये कौन सा है, प्रोटिक अप्रोटिक, एप्रोटिक। NaOH KOH क्या है, न्यूट्रल है तो ये प्रोटिक है ना। ये कौन सा था, प्रोटिक था। इधर देखो NaOR डैश, OR डैश मतलब कोई OR है, OR डैश, NaOR डैश। OR डैश क्या होता है बेटा, ये Na प्लस रहता है और OR डैश माइनस रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो गया, OR डैश। कौन हो गया, OR डैश न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि ये नेगेटिव में। और OR डैश किससे जुड़ जाएगा बेटा, OR डैश जुड़ जाएगा किससे, ROR। ये R से जुड़ जाएगा, ये R था ना, ROR डैश बना लेगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ये बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं इसको, ईथर। ठीक, इस तरीके से रिएक्शन होगी। अगर मेरे को क्या मिल जाए, NaOR मिल जाए। फिर अगला है I, अगर मेरे को आयोडीन मिल जाए तो क्या मिलेगी, क्या देगा बेटा, ये एक काम करते इसको Na कर लेते हैं ना। अगर Na मिल जाए तो क्या मिलेगा, I माइनस, और I माइनस जुड़े क्या बन जाएगा, ये Ri। और Ri क्या बताता है, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड। अगला है NH3। NH3 के पास बेटा लोन पेयर है, उसके पास लोन पेयर है तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो खुद NH3 ही होगा, खुद NH3 ही होगा। तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा RNH2। क्या बनेगा, RNH2। और RNH2 बनेगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एमीन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, प्राइमरी एमीन। अगला है मेरे पास R डैश NH2। R डैश NH2 होगा तो इसका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा R डैश NH2। ये पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल की तरह ही काम करेगा। तो मेरे पास बन जाएगा R NH R R डैश।
और ये कौन सा होगा बेटा, सेकेंडरी। क्या होगा, सेकेंडरी। ये प्राइमरी एमीन था, ये कौन सा होगा, सेकेंडरी एमीन। अगर मैं यहां पर क्या ले लूं, एन आर आर डैश एन एस ले लूं, आर डैश एन एस ले लूं, तो न्यूक्लियोफाइल पूरा का पूरा यही हो जाएगा, आर डैश आर डबल डैश एन एच। और मेरे पास क्या है, आर पहले से ही है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, एन आर डैश आर डबल डैश आर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, टर्शरी टर्शरी एमीन हो जाएगा। ठीक, अगला है KCN। KCN में कार्बन और माइनस में यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, और ये बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये बाद में पढ़ाऊंगा मैं ना, पढ़ाऊंगा ये KCN AgCN में रिएक्शन पढ़ाऊंगा, इसको लिख लो पहले। इसको ऐसा कैसे लिख लो बेटा, सारी रिएक्शन बताऊंगा मैं। बेटा इसको इतना लिखो, और इसके बाद और लिखाएंगे, 5 मिनट का टाइम है, 3-4 और बचे हैं, फिर खत्म है।
दो तीन और बचे, ये भी देख लेते हैं। बेटा ये चारों पे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा दो, ये चारों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ ये रिएक्शंस थी बेटा, है ना, ये रिएक्शंस ही है बेटा, चार्ट नहीं है, पूरी रिएक्शन है। आप इसको लिखो, और KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये सारी रिएक्शन पूरी ऑर्गेनिक में आती रहेगी धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपकी NCERT में एक चार्ट बना हुआ है, वही है। ये ऊपर चार्ट लिखे हुए, ये उतारो, फिर आगे चलते हैं। उतार लिया होगा बेटा। और चीजें देखते हैं। बेटा D&F ब्लॉक खत्म हो चुका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। 4-5 लेक्चर में हेलो एल्किन हेलोरिन खत्म हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी खत्म हो जाएगा। और अगर फिर भी छुट्टियों में टाइम बचेगा हमारे वेकेशन में, तो मैं केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। देखो बेटा, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिखो। इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो। पहला AgNO3, AlCl3, HbCl5, ETC, है ना, ये सब क्या बेटा लिविस एसिड है, कैन फॉर्म।
main form carbocation, so will give SN1 reaction, will give SN1 reaction। क्या है बेटा, ये सारे के सारे लेविस एसिड है। क्या है? लेविस एसिड। और लेविस एसिड होने की वजह से क्या करते हैं, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं और एसिड वन करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ RCl, और RCl में मान लो मैंने डाल दिया AgNO3 डाल दिया, या Ag+ डाल दिया, और क्या डाल दिया बेटा, AlCl3 डाल दिया, या क्या डाल दिया बेटा, HbCl5 डाल दिया। कार्बोकेटायन बनाने के बाद क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, AlCl- बन जाएगा, Cl4-। ये क्या बन जाएगा, HbCl6- बन जाएगा, है ना। तो ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। लेविस एसिड क्या करता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे के सारे अपने पॉइंट हो चुके हैं। अब 5-7 क्वेश्चन है, 5-7 क्वेश्चन देखते हैं और इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो, उतार लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना ना। क्वेश्चन है, which compound in each of the following pair will react faster in SN2 reaction with OH। पहला है CH3Br और CH3I। दूसरा है CH3 का बॉन्ड थ्राइस CCl और CH3। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपने नीचे कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, 2 कंपाउंड, और उसमें से SN2 की रिएक्शन रेट किस में ज़्यादा होगी। तो मेरे को पता है रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू हैलोजन और रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एल्काइल। विथ रेस्पेक्ट टू हेलोजन की बात करूं तो सबसे ज्यादा होती है बेटे Ri की। किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, SN2 के लिए बात कर रहा हूं। फिर होती है RCl की, सॉरी RBr की, फिर किसकी होती है RCl की, और सबसे कम क्या होती है RF की। ठीक है, और एल्काइल की बात करूं सबसे ज्यादा किसमें होती है, ये SN2 की बात कर रहा हूं बेटा, SN2 के लिए, SN2 के लिए। तो किसकी होगी सबसे ज्यादा, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की। अगर SN1 की बात करूं तो SN1 की बात करूं तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हैलोजन, क्या होती है सबसे ज्यादा Ri की होती है, फिर RBr की होती है, फिर RCl की होती है, और सबसे कम किसकी होती है RF की होती है। सेम टू सेम होती है हैलोजन के केस में। तो और अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एल्काइल की बात करूं तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री की होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, और फिर किसकी होती है 1 डिग्री की होती है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एल्किल हैलाइड के रेस्पेक्ट में, तो CH3Br और CH3I में से SN2 रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी, तो बेटा I वाले की ज्यादा होती है। तो इसका आंसर क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू एल्काइल, और ये भी SN2 के लिए पूछ रहा है। तो मेरे पास एक तो 3 डिग्री Cl है, ये क्या है 3 डिग्री Cl, ये कुछ ऐसा बना हुआ है ना 3 डिग्री Cl, ये क्या है 3 डिग्री Cl, और ये कौन सा है 1 डिग्री या प्राइमरी बोलते हैं इसको। तो किसकी ज्यादा होगी बेटा, 1 डिग्री वाले की ज्यादा होती है SN2 में, किसकी ज्यादा होती है 1 डिग्री वाले की। तो आंसर क्या आएगा, आई बात समझ में। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके के वाकई में क्वेश्चन आते हैं। तो अपन को थोड़ी थोड़ी चीजें ही अपन ने सब किस में लिखाई थी, इंपॉर्टेंट पॉइंटों में लिखाई थी अपन ने सब, है ना, ये याद होनी चाहिए। उतारो इसको।
बिठा रहे, चलो। क्वेश्चन है अगला, रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2। आपको रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड SN2। पहला क्वेश्चन में दे रखा है इसने, इसको A, B, C। दूसरे क्वेश्चन में दे रखा है A, B, C। अगला क्वेश्चन दे रखा है A, B, C, ठीक है। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है तीनों क्वेश्चन का कि SN2 के टूवर्ड कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। इस तरीके से पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूँ, फिर आपको 2 मिनट टाइम दूंगा, आप करना। जैसे कि ये मान लो ये कौन सी है बेटा, 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री RX है, ये कौन सा है 1 डिग्री है, और ये कौन सा है 2 डिग्री है। तो SN2 की बात करूँ तो SN2 में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, 1 डिग्री वाला, मतलब B की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। फिर किसकी होगी, C की, और सबसे कम किसकी होगी, A की होगी, है ना, A की होगी, है ना SN2 के लिए। इसी तरीके से बताओ दोनों क्वेश्चन बताओ फटाफट। बेटा तुमने किया होगा ये क्वेश्चन किया होगा तो आपको दिख रहा होगा ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये 2 डिग्री है ना। तो अगर ABC तीनों को बोलूँ तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, 1 की, A की सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी बेटा, C की होगी, और फिर किसकी होगी, B की होगी, ठीक। अगर ये वाले क्वेश्चन देखूँ तो ये वाले क्वेश्चन में ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, कुछ गड़बड़ हुई है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सी है, 2 डिग्री, और ये कौन सा है, ये भी 1 डिग्री, समझो। ये तो पता है 2 डिग्री की सबसे कम होने वाली है। अब मेरे पास 3 1 डिग्री है, 3 1 डिग्री में जहां भीड़ भाड़ कम मिलेगी ना उसमें रिएक्शन तेज होगी, क्योंकि बेग से अटैक करेगा, और बेग से अटैक करेगा तो जहां भीड़ भाड़ कम दिखेगी वहां होगी। तो सबसे ज्यादा होगा बेटा A का, सबसे ज्यादा होगा A का, फिर होगा किसका, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है ना बेटा, ये भी 1 डिग्री है, सॉरी ये भी 1 डिग्री है ना, ये भी 1 डिग्री, सब 1 डिग्री है इसमें। और जिसमें भीड़ सबसे कम होगी, इधर देखो इसके पास थोड़ी सी भीड़ है, इसमें थोड़ी सी दूर जाके भीड़ है ना। तो उसके बाद भीड़ किसकी दूर है, इसकी दूर है, तो इसमें होगी। फिर इन दोनों में से किसकी होगी, C की होगी। और यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है तो B की सबसे कम होगी। जितनी कम भीड़ भाड़ होगी उतना इसके लिए क्या होगा बेटा, अच्छा होगा। उतारो ये क्वेश्चन।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स will undergo SN1 reaction most readily इसका मतलब होता है कौन रिएक्शन सबसे फास्ट देगा। मेरे पास कुछ ऐसे हैं, CH3 का होल थ्राइस CFP है, CH3 का होल थ्राइस CL C है, CH3 का होल थ्राइस C DR और D है, CH3 का होल थ्राइस C। ये मेरे पास चार ऑप्शन है। इस चार ऑप्शन में अपन को देखना है कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड विल अंडरगो SN1 रिएक्शन मोस्ट रेडिली मतलब कौन सी फास्ट होगी ना, फास्ट होगी या जल्दी होगी। बताओ भाई, सोचो SN1 के बारे में। ठीक है बेटा, अगर मैं देखूं तो 3 डिग्री तो मेरे को सारे दिख रहे हैं। ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री, सारे ही 3 डिग्री है। मतलब आंसर किससे आएगा, हैलाइड से आएगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से सबसे तेज रिएक्शन कौन सकता है बेटा, आयोडीन कर सकता है। चाहे मैं SN1 की पूछूं चाहे SN2 की पूछूं, है ना। यहाँ तो क्वेश्चन में अगर मैं SN2 की भी पूछ लेता ना तब भी आंसर यही होता, क्योंकि सारे के सारे तो 3 डिग्री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। आपको कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, उसके रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने हैं आपको। PH CH2 X A CH CH3 CH3 X B है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C है और लास्ट है CH3 CH2 X, ये D है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है SN1 के लिए।
ना बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट कार्बोनिक आयन की स्टेबिलिटी। अगर इसको हटाओगे तो यहाँ एक कार्बोनिक आयन बनेगा, इसको हटाओगे तो यहाँ कार्बोनिक आयन बनेगा, इसको हटाओगे, अरे यहाँ पर एक सौ ना बेटा, इसको हटाओगे तो यहाँ एक कार्बोनिक आयन बनेगा, इसको हटाओगे तो यहाँ एक कार्बोनिक आयन बनेगा। ठीक है, SN1 की रिएक्टिविटी बतानी है तो SN1 की रिएक्टिविटी बताओगे तो यहाँ पर रेजोनेंस, यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस, अच्छा खासा रेजोनेंस है ना। यहाँ पर क्या है ये 2 डिग्री, यहाँ पर क्या है ये, यहाँ भी रेजोनेंस है ना, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी क्या है रेजोनेंस, और ये क्या है 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी बताऊं तो रेजोनेंस की सबसे कार्बोनिक आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसमें अच्छा खासा रेजोनेंस है। तो आंसर आएगा A की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद C की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 2 डिग्री यानी कि B की, और सबसे कम किसकी 1 डिग्री। तो ये कुछ क्वेश्चन थे SN1 और SN2 की रिएक्टिविटी के जो मैंने करवा दिए। ठीक है, अब अपने पास इसके आगे क्या बचा है बेटा, इसके बाद आगे अपन मेटल से, वो जो अपन ने एक टेबल बनाई है वो टेबल को एक्सप्लेन करना है, और मेटल से रिएक्शन पढ़ी है, मेटल के रिएक्शन बतानी है ना। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट अपने बहुत सारा अच्छा टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते रहिए, और ये चैप्टर को NCERT से पढ़िए बेटा। NCERT में बहुत सारी लैंग्वेज दे रखी है, आपको लैंग्वेज घुमा फिरा के यही मिलेगी जो मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया। 2x पे वीडियो ना देखें, है ना, 2x पे वीडियो ना देखें। क्लास में भी आप पढ़ते हो कि 2x पे वीडियो देखते हो क्या, नहीं देखते हो ना, तो 2x पे वीडियो ना देखें। इसको इसी तरीके से करने की कोशिश करें। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।